नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस राष्ट्रीय मुद्दे की जिस पर सबकी निगाहें हैं। 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को यानी पीएलए को खदेड़ दिया, और ऐसे ही नहीं खदेड़ा, बुरी तरह खदेड़ दिया। इसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं और विचार विमर्श जोरों पर है कि आखिर क्यों जमीन के भूखे जिनपिंग अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहे। भारत की सीमाओं पर दिख रहे हैं ये जो सैनिक, ये आखिरकार किस तरह से अपनी आमद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों ने इस बार जो किया 9 दिसंबर को, उसका जवाब दे दिया गया है और वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ी है। चीनी सैनिकों ने सरहद पार कर इंडिया में दाखिल होने की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को धूल चटा दी। 20 से भी ज़्यादा चीनी सैनिकों के घायल होने की बात सामने आई है। भारतीय सेना के हवाले से कही जा रही, पर मसला ये नहीं है। मसला ये है कि चीन क्यों बार बार ऐसा कर रहा है। जिनपिंग की जहरीली जिद का भारत बार बार जवाब दे रहा है, पर ड्रैगन सुधर क्यों नहीं रहा है। कहानी ये है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने रक्षा के मोर्चों पर कई बड़े बदलाव किए हैं। सेना को छूट दी गई है। सरहद तो छोड़िए, सरहद के पार जाकर भी आपने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को देखा होगा, ताकि जो दुश्मन हैं उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जा सके। ये बात दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी या प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए है। चीन की सत्ता जब जिनपिंग ने संभाली 2013 में, तो वो तब से ही विवादों में है। उनकी जो गतिविधियां हैं वो विवादों में हैं, क्योंकि चीन को भारत का जो डेवलपमेंट है वो इतना नागवार गुजर रहा है, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहा है। अगर उधर चीन के हालात देखें तो वो भी ठीक नहीं है। चीन की अगर बात करें तो चीन के व्यापार में कमी आ गई है, रक्षा क्षेत्र में उसकी आत्मनिर्भरता में भी कमी आ गई है, और विकास दर की बात करें वो भी कम हो गई है उसकी विकास दर। और वहीं भारत की जो आत्मनिर्भरता है सैन्य क्षेत्र में, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब अगर इस बेचैन जिनपिंग की बात करें तो वो वहां पर यानी चीन पर खुद ही घिरा हुआ है। कोविड के समय में जो कोविड की पॉलिसी थी उसको लेकर जो छोटे छोटे शहर हैं चाइना में, वहां पर तमाम छोटे छोटे प्रदर्शन हुए। इससे पहले वहां के बैंकों के दिवालियेपन की भी खबरें सामने आई हैं। अब ऐसे में अगर जिनपिंग को चीन का शासक बनना है तो वो उसके लिए धक्का है। अमेरिका भी चीन को आंखें दिखा रहा है, तो रूस यूक्रेन से लड़ाई में फंसा है। पुतिन भले ही चीन का सपोर्ट पीछे से करें, लेकिन पुरानी दोस्ती के कारण वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। चीन ने एशिया में श्रीलंका और पाकिस्तान को कर्ज के चक्कर में फंसाकर कंगाल कर दिया है। बांग्लादेश में भी वो बड़ा निवेश करके उसे अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है। सिल्क रोड योजना को जिनपिंग जी जान लगाकर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन भारत ये होने नहीं दे रहा है। यानी चारों तरफ बुरे फंसे जिनपिंग अब अपनी इस कायरता भरी हरकत से इसकी भरपाई की कोशिश कर रहे हैं। पर जिनपिंग ये भूल चुके हैं कि ये न्यू इंडिया है, 1962 का भारत नहीं है। अब देश के पास अत्याधुनिक हथियारों की बड़ी खेप है, बड़ी फौज है, और हौसला भी उससे कहीं और ज़्यादा हो चुका है। अब अपनी ज़मीन पर दाखिल होने वाले दुश्मनों को सीधा पैगाम देने वाली जो सरकारें हैं वो भी हैं। ऐसे में एक मैसेज जाता है, वो ये मैसेज जाता है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और जितनी बार ड्रैगन ये भूलेगा उसे याद भी दिलाया जाएगा।
भारत का एक एक नागरिक सरकार के साथ खड़ा है, सरकार से कह रहा है कि जिनपिंग के जहरीले फन को ऐसे ही कुचला जाए और डोकलाम, तवांग की घटना, गलवान की घटना दोबारा ना हो। इसलिए इस बार जब इस तरह की नापाक हरकत हो तो उसको माकूल जवाब दिया जाए, ताकि वो दोबारा इस तरह की हरकतें भी करने से पहले 100 बार सोचे। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जिनपिंग की ये जिद, जहरीली जिद क्यों है और ड्रैगन के मंसूबों पर कैसे नकेल कसी जाएगी और जो गलवान और तवांग में हुआ वो दोबारा ना हो, इसको लेकर हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। आखिरकार हमें चीन से किस तरह से निपटना चाहिए, क्योंकि जाहिर है भारत के दो पड़ोसी मुल्क हैं जो कि भारत के लिए अच्छी सोच कतई नहीं रखते, पाकिस्तान और चाइना। और दोनों की कमोबेश जो कट्टरपंथी सोच है वो एक ही तरह की है। पाकिस्तान में भी एक बड़ा वर्ग है कट्टरपंथियों का जो कि भारत के प्रति एक ग्रंथि रखता है और उकसाता है कि वो भारत के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहाँ पर कश्मीर का राग अलापा जाए। इसी तरह से चाइना का भी एक वर्ग है कट्टरपंथियों का। अब लेकिन जिनपिंग के साथ दिक्कत यह है कि ये जो कट्टरपंथियों का वर्ग है वो अब धीरे धीरे सिमट रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वहाँ पर युवा आवाज़ उठाने लगे हैं। गलवान में भी आपको याद होगा, गलवान की जब घटना हुई तो वहाँ पर इसका विरोध हुआ था। अब जिनपिंग, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि वो कोविड दोबारा से वहाँ पर पैर पसार रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, विकास दर कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ पर वो नहीं हो रहा है। तो इन सबसे आम जनता का ध्यान भटाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है। और ये हरकत 1962 से चालू हुई है। मेरे ख्याल से कोई भी दशक ऐसा बीता नहीं होगा जब झड़पें ना हुई हो। 62, 67, 85, 87, 90 के दशक में, फिर 2017 में, 2020 में, 2022 में आपने तमाम तरह की घटनाएं आपने भी सुनी होंगी। अब सवाल ये सबसे बड़ा है कि हम चीन के इन नापाक इरादों से कैसे निपटें और आखिरकार एक फाइनल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। फाइनल सॉल्यूशन के रूप में हमें क्या आगे की रणनीति बनानी चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो चाइना है उसको निपटने के लिए हमारे सैनिक तो तैयार हैं, लेकिन एक मजबूत कार्य योजना के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों की सीमाएं वहाँ से चाइना से लगती हैं, उनकी रक्षा करनी है। और एक तरफ पाकिस्तान भी है, तो दो मोर्चों पर भारत को लड़ाई करनी है। इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय कराऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शन सुनाता हूं। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। नहीं, भारत की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है और ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है और उसके संबंध में जो भी बयान आना होगा सरकार की ओर से, जो वहाँ की वास्तविक स्थिति होगी वो दी जाएगी। लेकिन भारत की सेना पर हर भारतवासी को भरोसा है, कांग्रेस को भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस का भरोसा नहीं है तो कांग्रेस शायद मैं समझता हूँ सीमा की स्थिति को नहीं समझती। क्या आप लोग नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा? कितना झूठ ये सरकार बोलेगी। देश को सब प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया।
और अभी भी डेप्सांग और डेमचाक चीन के पास है, अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। तो आपने सुना कि किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। हालांकि इन मुद्दों पर, यानी देश हित के मुद्दों पर, किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा सर्वोपरि है। और अगर चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क हमारी सीमाओं पर आंख उठाकर देखें तो उनको माकूल जवाब और करारा जवाब दिया जाना चाहिए और सबको एकजुट होकर देना चाहिए, ताकि वो संदेश, वो मैसेज चाइना और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि भारत की तरफ देखोगे तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं गेस्ट पैनल से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ शरण जी हैं जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, उसके अलावा आदित्य प्रताप सिंह जी हैं जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, संजय चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय चौधरी जी का रुख करूंगा। संजय जी, ये जो घटना हुई है, चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश की, सैनिकों ने माकूल जवाब दिया, तो सरकार इसको कितनी गंभीरता से ले रही है और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उसके लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो घटना हुई उसका इनपुट पहले से सैनिकों के पास था, वहां पर उस प्रकार की तैयारी थी और तैयारी के आधार पर ही हमने देखा है कि सेना ने एक क्विक रिएक्शन किया है और चाइनीज जो भी थे सैनिक वहां पर, वो उनकी पोस्ट पर वापस गए हैं। भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ काम किया है। लेकिन इस प्रकार की घटना के होने के पीछे सबसे बड़ी बात है कि अब भारत की अप्रोच डिफेंसिव अप्रोच नहीं है। अब भारत की सरकार ने अपनी अप्रोच को निश्चित रूप से आक्रामक अंदाज में रखा है। पहले बॉर्डर पर ऐसी स्थिति थी कि हम यह मानते थे कि बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार से वहां पर बहुत अधिक निर्माण की आवश्यकता नहीं है। बॉर्डर ऐसे हो जहां तक अप्रोच कम हो। इस बार की जो मोदी जी की सरकार है उन्होंने अप्रोच को बदला है। बॉर्डर तक बेहतरीन सड़कें बनके तैयार हैं। पहाड़ों के बीच में से ये जो इस रीजन की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास का 9 नई टनल्स बनकर तैयार है। डोकलाम में हमने देखा था कि वहां पर जो बेहतरीन सड़क बन रही थी उसी के कारण विवाद शुरू हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश में ही एक नया हवाई अड्डा एक बनकर तैयार है, जहां सुखोई जैसा प्लेन जहां पर डिप्लॉयड किया गया है। तो ये जो आक्रामक नीति है, चीन ने तो अपनी तरफ से डेवलपमेंट किया था, वहां पर लोगों को, सैनिकों को आगे आने के लिए उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। अब भारत की सरकार अपने बॉर्डर पर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, वो निश्चित रूप से इसमें चेंजेस है। सेना हमारी बेहतर आधार पर आगे पहुंच रही है, उसका इंटेलिजेंस बहुत बेहतर हुआ है, अच्छे हथियार आए हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो लगातार 3 घटनाएं हुई हैं चाइना और भारत के साथ, इन तीनों घटनाओं में, चाहे वो डोकलाम हो और चाहे उसके बाद ये जो ताइवान की घटना हो, चाहे वो गलवान की घटना हो, इन तीनों घटनाओं में साम्य यह है कि जब भी भारत पर कोई भी उस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है पीएलए का, तो भारत की सरकार ने, भारत की फौज ने, हमारे सैनिकों ने बेहतर आधार पर उनका सामना किया है और उनको वापस भेजा है। ये जो नई अप्रोच है जिसमें आक्रामक आधार पर सेना और सेना के सैनिकों के हथियार और उनको बेहतरीन सुविधाओं के साथ सड़क, वहां पर रहने की सुंदर व्यवस्था और आक्रामक आधार पर जवाब देने की जो छूट है, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा रीजन है। और दूसरा रीजन जो आपने बताया वो तो है कि किस प्रकार से शी जिनपिंग अपने देश में कमजोर हो रहे हैं। कमजोर होने के साथ साथ उनका राजनीतिक नेतृत्व गड़बड़ा रहा है। और अभी जो नई स्थितियां हैं वो ये है कि वहां के लोगों का प्रदर्शन भी शी जिनपिंग के खिलाफ हुआ है। जीडीपी की ग्रोथ गिर रही है। अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए भी इस घटना के पीछे कुछ चीजें हो सकती हैं। मुझको लगता है कि 15 और 16 की तारीख इसमें इंपॉर्टेंट है, जब पूर्वी क्षेत्र में भारत की वायुसेना एक सैन्य अभ्यास करना चाहती है
वो भी एक इसमें रीजन हो सकता है। लेकिन भारत ने अपनी अप्रोच बदली है, अब डिफेंसिव मोड के बजाय अटैकर मोड पर जो है भारत की सेना भी आई है, भारत की नीति आई है और बेहतर डिप्लोमेसी हो रही है। जो भी हमारे देश थे वो आज ज्यादा हैं। मैं समझता हूं कि आज चाइना के पास जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के अलावा कोई देश उनके साथ नहीं खड़ा है, डिप्लोमेटिकली भी बेहतर हुआ है। तो इसी के आधार पर इन घटनाओं को देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यही परिणाम है कि जिसके आधार पर इस घटना की हम समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन सारी तैयारियां हैं, बेहतर प्रबंधन है और इसके आधार पर हमें सुरक्षित आधार पर सैनिकों को हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए और अधिक बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। जी बिल्कुल, संजीव सिंह जी का रुख करूंगा मैं। संजीव जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा है चाइना के सैनिकों को, क्या कहना है आपका? और जो सरकार ने जो रुख अपनाया है कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, उस पर क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? सर, ये भारतीय सेना के शौर्य साहस पे हमें पूरे हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोगों को गर्व और फख्र होगा। ऐसे कई मौके आए हैं जहां पे अपने साहस और शौर्य का परिचय दिया और पराक्रम लहराया है। सवाल आता है कि जब 2020 में आपने देखा था कि जब लद्दाख में, गालवान घाटी में, जत्सांग में, जब वहां पे हमारे 20 सैनिक किस तरह से निहत्थे सैनिक शहादत को प्राप्त हुए और देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि न हमारी सीमा में कोई आया था न कोई घुसा था, जबकि सेना के बड़े बड़े अधिकारी हतप्रभ थे और इसी हौसले को बुलंद करते हुए चीन की सरकार लगातार ये सफाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दे रही थी कि देखिए, भारत के प्रधानमंत्री तो खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ न कोई आया न हमारी सीमा में कोई घुसा है। जबकि वहीं आपने देखा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस चीज को स्वीकार कर रहे थे। जयशंकर जी जो विदेश मंत्री है इस बात को स्वीकार कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह का वक्तव्य दे रहे थे तो उस समय पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का माहौल उड़ रहा था। अपनी सेना को बदनाम करने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा था। अभी जो घटना हुई ये 10 तारीख की घटना है। अच्छा होता है कि उस दिन ये चीजें प्रकाश में आती, लेकिन मीडिया के द्वारा जो आई, और इस पे कहना चाहता हूं कि संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब बोलना चाहते हैं तो बयान देने से रोक दिया जाता है। और देश के गृह मंत्री, बात हम भी चाहते हैं कि ये जो मामला है कि देश से ऊपर न कोई दल है न कोई व्यक्ति है, लेकिन जब देश की बात आती है, कांग्रेस लगातार साथ खड़ी होती है तो बात कहीं की कहीं लेके चले जाते हैं। गृह मंत्री जी के बयान कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो ये एक तरह से अपने ऊपर कोई आरोप न लगी सरकार के ऊपर और इसलिए बात को जबकि उसको टाला जाता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि क्या देश में विपक्ष का रोल समाप्त कर देना चाहती है सरकार? मुझे अच्छी तरह इनको बताना पड़ेगा कि जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के युवा तुर्क कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी से सवाल किया था। कांग्रेस के सांसद महावीर प्रसाद हुआ करते तो उन्होंने सवाल किया था, तब तो ऐसा रोका नहीं किया था। और उसके बाद भी हुई, यहां तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आप नेहरू जी की पूर्णतिथि के समय संसद में बयान आज भी उनके कदमों ने कहा था कि चीन को लेकर के यूरोपीय मित्र कुछ चाहते थे कि भारत को उसमें फंसाया जाए। तो मैंने नेहरू जी से एक दिन कहा कि एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर की तरफ वहां पे धावे बोल रहा है और दूसरी तरफ चाइना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो पंडित नेहरू क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि अटल, अगर हमें जरूरत पड़ी तो भारत की सेना हम दोनों मोर्चे पर लगा देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बार बार मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लोकतंत्र को, जमहूरियत को मजबूती तभी मिल सकती है जब देश के विपक्ष को बराबर से देश के किसी हित में बोलने का मौका, उसको अपनी बात को रखने का मौका दिया जाए। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम को दिखाया, जिस तौर को दिखाया है, भारत की सरकार देश के लोगों के साथ सच को जाहिर करे, सच को साझा करे, तभी लगता है कि देश 135 करोड़ की आबादी हमारी जो है वो इस सरकार के साथ विश्वास में आगे कुछ बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, मैं शरद शरण जी का रुख करूंगा। शरद जी, ये बताइए कि
जिस तरह से चाइना बीच बीच में उकसाता है, उकसावे की कार्रवाई करता है, तो एज ए सोल्जर, एज ए सैनिक, आप क्या मानते हैं कि ये क्यों इस तरह की उकसावे वाली कार्रवाई क्यों करता है वो बार बार? देखिए, ये बेसिकली कोई भी बॉर्डरिंग नेशंस हो उनके बीच में पावर मैट्रिक्स है, और जिसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। जोग्राफिकल एरिया कैसा है, उनकी आबादी कैसी है, साधन संसाधन कैसे हैं, इकोनॉमिकली वो देश किस हालात में है, पॉलिटिकली कितना स्टेबल है, इन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से जो संबंध हमारे बॉर्डरिंग नेशंस में हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो या चीन से हो, उसमें सबसे ज़्यादा हालात ख़राब चीन के साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बदले वक्त में आज की तारीख में जब हम दुनिया की 5वीं या 6ठे नंबर की इकॉनमी है और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हालात है, तो स्वाभाविक है कि आगे स्थितियां और ज़्यादा चैलेंजिंग होंगी। बट मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी तरक्की पसंद देश के जो जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ होती है उनका ये हिस्सा है। बस मैं इसमें 2-3 परिप्रेक्ष्य और ऐड करना चाहूँगा। आपने जिस तरीके से इस डिबेट को खोला है, जिस परिपक्वता, जिस गंभीरता से बात को रखा है और स्ट्रैटेजिक लाइन पे थॉट प्रोसेस को जिस तरह से लेके गए थे, वो एक्चुअली बहुत अप्रिशिएबल है। लेकिन हम इन डिबेट्स को, जब हम जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ की बात कर रहे हों, जब हम विदेशी संबंधों की बात कर रहे हों, तो हमें बहुत परिपक्वता और बहुत गंभीरता से अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा देश भी हमारी तरह से बहुत जागरूक है और वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है कि इस घटना के बाद हम एज ए कंट्री किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब हम कोई बात रखते हैं तो हमें भारत सरकार और भारत बोलना चाहिए। अगर हम किसी एक का नाम, किसी दल का नाम और जातिगत और राजनीतिक स्तर पे इसको ले आएंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरी सबको सलाह है कि किसी भी चर्चा को भारत और भारत सरकार के ऊपर रखें। दूसरी बात, ये लगातार मैं अलग अलग चैनल्स पे देख रहा हूँ, ये बात रखी जा रही है, अब सेना को परमिशन दे दी गई है, ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए उनको छूट है, अब सेना को ये मिल गया है। जब से भारतीय सेना देश के परिप्रेक्ष्य में आज़ादी के बाद से काम कर रही है, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स और ऑफेंसिव एक्शंस 1947 से हो रहे हैं। और इंडियन आर्मी, आम जनमानस सोचता होगा कि सिर्फ वीरता और बहादुरी का नाम है। आर्मी जब ऑपरेट करती है तो बहुत स्ट्रैटेजिकली, साइंटिफिकली और बहुत ही प्लान्ड तरीके से ऑपरेट करती है, और कब कब उनको क्या एक्शन लेना होता है, टेक्निकली जितना ज़्यादा वो काबिल है, स्वाभाविक है, नहीं है बाकी लोग। और भारत, हमें गर्व है इस देश पे कि इस देश ने भारतीय सेना की सलाह को हमेशा माना है और जब जब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है तब एक्शन लिया है। बांग्लादेश एक देश के रूप में हमने बना के दे दिया, ये दुनिया में अपने आप की बिल्कुल ही अनोखी कहानी है। तो हम लोग इस चर्चा को बहुत हल्केपन में ले जाएं, राजनीतिक दलों के बीच ना ले जाएं, और जब इतनी बड़ी घटना हो, इतने बड़े देश के साथ, ऐसे संबंधों के बीच में जहां विश्व का पूरा परिदृश्य कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, तो हमको सबको, सारे राजनीतिक दलों को एक पटल पे ला करके एक साथ बैठ के बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए कि आगे इन स्थितियों में क्या कॉल लिया जाए। क्योंकि आप एक चीज और शरण जी, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? देखिए, मेरा मतलब बिल्कुल पॉलिटिक्स से हटके एक इस पे कमेंट है। इस दुनिया में 4-6 दशक तक एक पर्टिकुलर पार्टी की करीब करीब मोनोपोली की गवर्नमेंट रही है, और कहीं ना कहीं शायद हमारी पॉलिटिक्स में ये कल्चर आ गया है कि जो सत्ता में सरकार जिस दल की होती है वो सोचता है कि सारे अधिकार, सारे मत, सारी सोच और सारी बुद्धिमत्ता उनके पास है। लेकिन पिछले 30 सालों में देश में जो चेंजेस आए हैं, समाज में जो परिस्थितियां बदली हैं, आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने सरकारें भी चलाई हैं, जो विदेश के मामलों में अच्छा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो आज के परिदृश्य में हमें कहीं ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि सभी राजनीतिक दल ऐसे गंभीर मुद्दों पे कम से कम एक साथ बैठ के गंभीर चिंतन करें और उसके बाद कोई फैसला लें। और जब ओपन मीडिया में आकर के कोई बात रखें तो इतनी गंभीरता से रखें कि चीन जैसे देश को दहशत पैदा करने का काम भारतीय सेना के अलावा हमारे राजनीतिक पटल, आर्थिक पटल और बाकी पटलों से भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आदित्य प्रताप जी के पास चलूँगा। आदित्य जी, ये बताइए कि चाइना के अंदर का, जिस तरह से अभी शरद शरण जी से भी बात हो रही थी, मैं भी जिक्र कर रहा था, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से वो ये सब
एक कहा जाए ये प्रेशर टैक्टिक्स है, एक तरफ इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, पूरे इंटरनेशनल फोरम पर प्रेशर बनाया जाए और अपने जो घर के जो दिक्कतें हैं उनको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। जी, अभी कर्नल शरद ने बड़ा अच्छा उसको कवर किया। हम जब बात करते हैं कभी भी सुरक्षा की तो एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी वो होता है, समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसमें कि हमारे सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसको हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि जब हम किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठे हों तो पॉलिटिकल पार्टियां ओपिनियन मेकर्स भी हैं, जो राष्ट्र में पूरे जो राष्ट्रवासी हैं उनका एक ओपिनियन तैयार करती हैं कि हमको कैसे एज ए राष्ट्र बिहेव करना है। आज जो चाइना में हो रहा है, आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले एक सीपीसी की मीटिंग थी, उसमें हू जिनटाओ को वहाँ से बाहर निकाला जाता है और शी जिनपिंग स्वयं वो पेपर उठाने लगते तो उनके हाथ से पेपर पकड़ लेते हैं जी। तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी। हू जिनटाओ 10 साल तक राष्ट्रपति रहे, बहुत पावरफुल थे, काफ़ी उनकी फॉलोइंग थी, आज भी उनके फॉलोअर्स हैं। और जो शी जिनपिंग आगे आने वाले समय में पूरे आजीवन राष्ट्रपति बनने का जो उनका एक उन्होंने वो कानून एक तरीके से बना दिया है, उसका विरोध भी है। कम्युनिस्ट पार्टी जो पॉलिट ब्यूरो है उसके अंदर भी विरोध है, चाहे दबी जुबान में हो, तमाम जो उनके पूर्व के नेता हैं उन लोगों में विरोध है। तो वहाँ जो अभी धीरे धीरे एक काफ़ी जो अभी पीछे वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, जो छात्र हैं, युवा हैं, जो प्रदर्शनकारी लोग थे, उनके लिए ये भी एक मत है कि जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो अभी उकसा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, हालात अभी चाइना में आर्थिक रूप से, जैसा कि अभी और अन्य वक्ताओं ने कवर किया इस बात को, कि ख़राब हैं। वहाँ से तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, चाइना एक्चुअली एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, वहाँ सारे जो अमेरिकन तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज वहीं मैन्युफैक्चर कर रही थी, उसकी अब ज़्यादा अपेक्षा, वो ज़्यादा चांस हैं उसके कि भारत में आने के। तमाम कंपनियां हैं, अभी आपने हाल में देखा होगा कि ताइवान की एक सेमीकंडक्टर कंपनी ने वेदांता के साथ टाई अप किया है। इस प्रकार से तो वह भी एक एंगल है। दूसरा, हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जैसे जो भी वैश्विक परिदृश्य में घटनाएं घटती हैं उन पर भी नज़र रखने की आवश्यकता होती है कि उनका भी चाइना हमेशा एक प्रतीकात्मक रूप में कि भारत को लेट डाउन करने के लिए उसकी डिप्लोमेसी की, क्योंकि अगर कुछ भी घटनाएं जो हमारे बॉर्डर पे घटित होती हैं वह अवश्य हो सकता है कि उसका एक टैक्टिकल रूप हो, लेकिन उनका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। कि हमारे विश्व में लोग सोचते हैं कि अभी तमाम इंडिया की डिस्प्यूट्स हैं अपने बॉर्डरिंग नेशंस के साथ, तो ऐसे देश को आगे हमारा जो वैश्विक नेतृत्व है, जब हम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं, हमारा तमाम फॉलोइंग बढ़ रही है, स्पेशली अगर हम देखें साउथ ईस्ट एशिया वगैरह, जो जहाँ काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, अमेरिका की तमाम कंपनियों के प्रोडक्ट्स वहाँ बनते हैं, उन सब देशों में हमारी एक तरीके से जो छवि है वह धूमिल होती है, कोई भी घटना हो। तो इन सबको देखते हुए, और ख़ास करके मैं फिर एक बार कर्नल शरद को कोट करूँगा कि उन्होंने जैसे कहा कि बहुत जो हमारे राजनीतिक दल हैं विशेष करके, बहुत परिपक्वता दिखाने की ज़रूरत होती है, पक्ष हो विपक्ष हो, कि हम ठीक से इन सब चीज़ों को समझें। हमारे कहे हुआ एक एक शब्द जो है वह पब्लिक ओपिनियन बनाता है, कि उससे कोई गलत मैसेज ना जाए, कि जनता को यह ना लगे कि सरकार ऐसा काम कर रही है नहीं कर रही, उससे सेना की भी छवि खराब होती। जैसे कि पीछे तमाम राजनीतिक दल थे जो सर्जिकल स्ट्राइक को चैलेंज कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा हुआ नहीं हुआ। बहुत तो दल ये भी कह रहे थे कि जो पुलवामा की घटना हुई है, जो आतंकी घटना थी, वह हो सकता है कि सरकार नहीं करा दी क्योंकि चुनाव होने थे। तो इस प्रकार का हम जब भी कुछ बोलते हैं तो पहली बात तो जो आतंकी संगठन है उनको मजबूत करते हैं, और दूसरा हमारी सैन्य शक्ति को और हमारे पूरी जो राष्ट्रीय शक्ति है, और जो मैंने कहा कि एक जो हमारी कॉम्प्रहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी है, समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक हमारा मोर्चा है, आयाम है, उसको हम कमज़ोर कर देते हैं पब्लिक ओपिनियन खराब करके। और आज चाइना आर्थिक और सामाजिक जिस उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, उसमें बहुत ऐसा लाजमी है कि वह इस तरीके की हरकतें करेगा। लेकिन इंडिया के पास भी तिब्बत और ताइवान के जो हमारे पास डिप्लोमेटिक वो हैं, वह कभी नहीं खोने चाहिए, क्योंकि आज चाइना को
सबसे अगर आप देखें, ताइवान उसकी दुखती रग है। ताइवान आज आर्थिक रूप से सशक्त है। ताइवान आज विश्व के सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर्स बनाता है, सबसे अच्छे चिप्स बनाता है, जो कि एप्पल जैसी कंपनियों के मेन जो चिप मैन्युफैक्चरिंग वहीं होती है। और आगे जब चाइना ड्रोन और जो रोबोट्स की लड़ाई की कल्पना कर रहा है, जहाँ वो सोचता है कि हम बिल्कुल आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह जो हमारे सैनिक वैसे इस्तेमाल ना करके रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे, उसका बहुत बड़ा सहारा उसको है ताइवान से। और ताइवान एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारत को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाना चाहिए, तिब्बत के साथ साथ। और इसके साथ चाइना को आज हम जिस हालात में है बेहतर घेर सकते हैं। और भारतीय सेना ने जो वहाँ अभी तवांग में किया है, तवांग एक अकेली घटना नहीं है। अगर आप देखें 98 के बाद से, जब से हम न्यूक्लियर हुए हैं, एक न्यूक्लियर शक्ति में, उसके बाद से ये घटनाएं बढ़ती रही हैं। और आज डोकलाम के बाद से पिछले कुछ सालों में अधिक है इनकी संख्या। जी बिल्कुल जी। ये जो घटना हुई, ये ग्राउंड पे जो घटना हुई, वहाँ पर हमारे सैनिकों ने उनको पीछे खदेड़ दिया। और वहाँ पर जिस तरह की वहाँ पर एक तरह से कहा जाए समझौता है कि वहाँ कोई हथियार नहीं हो सकता है, फेस ऑफ होता है वहाँ पे, यानी कि हाथ में बस आप डंडे रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। वहाँ पर तो हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी दिखाई और वीडियोस भी तमाम जारी हुए हैं, आपने भी देखे होंगे कि उन वीडियोस में साफ था कि किस तरह से उनको खदेड़ा गया है। और बाद में एक सेना का अधिकारी पीछे से ये भी बोल रहा है कि अब रहने दो, जाने दो, मतलब अब हमने इनको भगा दिया, अब इनको यहाँ से जाने दो, अब छोड़ दो, अब हो गया बहुत। ये तो यहाँ इस फ्रंट पे तो हमें तस्वीरें देख के भी बहुत अच्छा लगा। और सैनिकों के साहस का जो एक दृश्य देखा, उससे हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। अब अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें तो अमेरिका में जो प्रेस सचिव हैं राइडर, उन्होंने भी बोला कि ये उकसावे की घटना है। तो क्या इस घटना ने चाइना को जमीन पे मात दी हमारे सैनिकों के द्वारा? और अब जिस तरह का इंटरनेशनल रिएक्शन आ रहा है खासतौर पर अमेरिका के द्वारा, तो उससे लगता है कि ये चाइना इस घटना के बाद थोड़ा और घिरेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। स्पीच चली गई जी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? में चली जा रही है जी। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? चलिए, तब तक आवाज आ रही तो मैं बात करूं। जी आवाज आ रही, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, हाँ अभी ठीक है। बीच में आ रही है, कट जा रही है। नहीं, अभी मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है अभी। जी, मेरा सवाल आपने सुना था सिंह साहब? मेजर साहब, आपने मेरा सवाल सुना था? मोटा मोटा सा जी, मोटी मोटी बात जो समझ आई थी जी, कि चाइना का रिएक्शन और रुख क्या बदलेगा। जी, मैं इसके ऊपर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पैनल में आपके बहुत से जानकार विशेषज्ञ बैठे हैं, लेकिन मेरे विचार थोड़े कुछ हटके हैं। पहले तो मैं एक रिटायर्ड मेजर जनरल हूँ जी। 1969 में फौज में गया था और 2006 से रिटायर हुआ हूँ। चाइना को बहुत क्लोज से हमने 1985 से देखना शुरू किया, जबकि मैं सेना मुख्यालय में वहाँ के जो सामरिक विभाग है, एमओ डायरेक्टरेट, उसमें पोस्टेड था। विस्तृत चर्चा के पहले मैं आपके माध्यम से देशवासियों से निवेदन या आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो संघर्ष हो रहे हैं, इसमें आश्चर्यचकित होना या
या छींटाकशी करना एक दूसरे पर राजनीतिक उद्देश्य से सही नहीं होगा। अगर हम विस्तृत जानकारी लेना चाहें तो आप देखेंगे कि 1962 के बाद कम से कम 20 बार ऐसे संघर्ष हुए हैं, लेकिन सेना का रुख और जवाब कम से कम मैं तो 1970 से देख रहा हूं, बहुत अलग रहा है। आपको एक उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा, जो शुगर सेक्टर कहलाता है, सेंट्रल सेक्टर, माना पास या आपके हिमाचल या उत्तराखंड के पास के बॉर्डर में, मैं उन दिनों मेजर था सेना मुख्यालय में, और वहाँ रिपोर्ट में आती थी कि चाइनीज़ पेट्रोल हमारे इलाके में आकर कहीं पर सिगरेट या माचिस या कोई ऐसी निशानी छोड़ जाती थी कि हमारा ये क्लेम का इलाका है और इस इलाके में हम आए हैं। आज आप देखें, उसके बनिस्पत जहाँ भी वो चीनी सैनिक आते हैं, आपके सामने वीडियो बहुत साफ है कि भारतीय सैनिक पहले से वहाँ हैं और उनका रिएक्शन जो है वो बहुत ही सकारात्मक होता है। मैं सेना का अंग रहा हूँ और सेना को किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है। सेना जो करती है बहुत सोच समझ के, आपके प्रवक्ताओं ने कहा, बहुत सोच समझ के करती है और बहुत सही ढंग से करती है। लेकिन जो पॉलिसी सरकार की होती है उसका असर हमारी सोच पे, हमारी रणनीति पे जरूर पड़ता है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि देशवासियों को ये तसल्ली होनी चाहिए कि सेना हर तरीके से सक्षम है और जो पॉलिसी निर्देश हैं वो भी सही हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु ध्यान में देने की है, 1962 में भी चीन ने आज का अरुणाचल प्रदेश, तब का नेफा और लद्दाख, 2 जगह हमले किए थे। बीच का सेंट्रल सेक्टर, चुंबी वैली हुआ या शुगर सेक्टर हुआ, ये सब बिल्कुल अछूता था। इसका एक विहंगम दृष्टावलोकन करने की जरूरत है। वो क्या है? चीन को तिब्बत और अपने मेनलैंड के डिफेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाता है। लद्दाख में वो देखता है कि अगर जिन इलाकों पे उसने अपना अधिकार जमाया है, जैसे कि अक्साई चीन हुआ या प्योंगयांग त्सोंग लेक हुआ उसके साउथ में, इन सब के द्वारा वो पश्चिमी तिब्बत में अपनी सुरक्षा को मजबूत करता है। जहाँ तक अपना अरुणाचल प्रदेश या तवांग का इलाका है, यहाँ वो आक्रामक दृष्टिकोण अपनाता है। आप इस इलाके के नक्शे को देखें तो चाइना मेनलैंड को अगर कोई खतरा हिंदुस्तान कर सकता है तो वो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू कर सकता है जी। वो सिक्किम या माना पास या हिमाचल या लद्दाख से नहीं हो सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान को अगर चीन कोई
कोई खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है तो वो भी अरुणाचल प्रदेश के थ्रू है। जी बिल्कुल, मैं संजय चौधरी जी का रुख करूंगा। संजय चौधरी जी, ये बताइए कि अभी संजीव सिंह बोल रहे थे कि सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बोलने दिया गया, तो बोलने दिया जाना चाहिए, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? और उधर ओवैसी का भी आपने रिएक्शन सुना होगा, ओवैसी साहब अपना अलग राग अलाप रहे थे इस मुद्दे पर। देखिए, मुझे लगता है कि ओवैसी जी की बात का जवाब देना मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि जो सैन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों पर मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से अगर बहस ना हो तो वो बेहतर चीज हो सकती है। इस पर सेना बेहतर निर्णय ले, सेना जो कर रही है वो बेहतर तरीके से करे। हम उसकी हौसला अफजाई के लिए क्या कर सकते हैं, क्या और बेहतर कर सकते हैं, साधन संसाधन जुटा सकते हैं, उनकी कठिनाइयां कम कर सकते हैं, इस विषय पर बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सैनिकों की स्थिति जो वहां के नेतृत्व करता है वो फ्री हैंड है, वो जहां की स्थिति है उस आधार पर जो भी बेहतर है वो करें। इसको विवाद का विषय, इसको चर्चा का विषय अगर न बनाया जाए तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक रूप से भी अच्छा होगा, कूटनीतिक रूप से भी अच्छा होगा और देश की सुरक्षा में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। वो यथास्थिति को देखते हुए जो भी बेहतर निर्णय करना चाहते हैं वो निर्णय करें। ये विषय विवाद से तय नहीं हो सकते, ये विषय चर्चा से नहीं तय हो सकते। मुझको लगता है कि वहां की स्थिति में जो बर्फीली स्थिति है, जो बड़ी दुरूह स्थिति है, और यही तवांग में जिस हाइट पर वहां पर सैनिक हैं, वहां के सैनिक कमांडर इस पर बहुत बेहतर निर्णय ले सकते हैं। और हमने देखा है कि लगातार घटनाओं पर वहां के सैन्य अधिकारियों ने भारत की सेना का नेतृत्व करते हुए बेहतरीन निर्णय लिए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह वहां की स्थिति का बहुत बेहतर निर्णय करें, उन्हें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरी मेरी एक बात की आपत्ति है कर्नल शरद शरण जी से। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि चीन के साथ संबंध इतिहास में हमारे सबसे खराब दौर से हैं। मैं समझता हूं कि शायद वो 1962 को इग्नोर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर युद्ध की स्थिति थी तो वो सबसे कठिन स्थिति थी। आज हम उससे बेहतर स्थिति में हैं और जिस तरह से भारत के सैनिकों का रिएक्शन है वो बेहतर स्थिति में है। दूसरी बात से मैं कुछ एक बिंदु और रखना चाहूंगा। मनमोहन सिंह जी के समय उनके इंफॉर्मेशन एडवाइजर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में 26/11 के समय पर भारतीय सेना क्या करना चाहती थी और राजनीतिक नेतृत्व ने क्या नहीं करने दिया, ये उस पुस्तक में बहुत विस्तार से है। मैं समझता हूं कि मैं उसको कोट करूंगा तो उस पर हो सकता है कि वो इस पर कोई दूसरी राय रखते हों, लेकिन मुझे लगता है कि वो पुस्तक इस बात को बयान करती है कि भारत की सेना क्या चाहती थी और राजनीतिक नेतृत्व ने 26/11 को लेकर क्या किया था। 26/11 में हमने सार्वजनिक रूप से प्रसारण किया था, उसको चर्चा का विषय बनाया था और हमने देखा है कि आतंकवादियों ने उसका गलत फायदा उठाया था। मैं इस बात को मानता हूं कि सेना के मुद्दे, सेना की रणनीति और सेना के बारे में निर्णय करने की जो अधिकार है वो इस देश की सैन्य कमांडरों को निश्चित रूप से होना चाहिए और वे ही उसके बारे में बेहतर निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि हम और आप तो यहां बैठकर उस स्थिति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते जिस स्थिति में भारत के सैनिक वहां सीमाओं पर खड़े होकर जिस हाइट पर खड़े हैं वो और जिस स्थिति में खड़े हैं। मैं समझता हूं कि बेहतर निर्णय लेने के लिए उन्हें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। इस समय वो पूरी स्वतंत्रता है उनके पास, वे जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको विवाद का विषय और चर्चा का विषय बनाने से बचना चाहिए तो बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सैनिकों का जो मनोबल है इस देश में 1947 से आज़ादी के बाद से वो वैसा ही है, उनके मनोबल में कोई कमी नहीं है। हम चाहे 71 की लड़ाई देखें, 65 की देखें, 62 की देखें, 62 की लड़ाई में स्थितियां गंभीर थी, लेकिन जिस तरह से लड़ाई लड़ी तो उस पर तो मैं सियासत ना इस फोरम पे करने दूंगा, ना होनी चाहिए। ठीक है, इधर जो झड़पों की बात हुई है वो झड़प आज की झड़प नहीं है। मैंने आपको जब शुरुआत किया था तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाइना का तो उसका तो मोटिव ही यही है कि वो इस तरह की झड़प हो। 1962 के बाद फिर 67 में हुई, 75 में हुई, 82 में हुई। मैं कितनी घटनाएं बताऊं, आप कितनी घटनाएं हैं जो कि अभी 2022 तक जारी हैं, ये अनवरत जारी हैं। तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें मेरा यही मानना है कि एक
आवाज़ एक जानी चाहिए, चाहे वो पक्ष की हो चाहे वो विपक्ष की हो, क्योंकि ये देश का मामला है। अब मैं रुख करता हूं संजीव सिंह जी का। संजीव जी, ये बताइए कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत होती है। आप भी सियासी बात कर रहे थे, अभी चौधरी साहब भी सियासी बात कर रहे थे, ठीक है, आप लोग सियासत से जुड़े हैं, लेकिन मजबूरी भी है कि अपना अपना पक्ष रखना है। मेरा ये पूछना है आपसे कि देखिए, चीन की समस्या आज की तो समस्या है नहीं। अरुणाचल प्रदेश पे वो जिस तरह का अधिकार जमाता है, जिस तरह की बात करता है, वो आज से तो कर नहीं रहा है, वो तो आजाद 52 के बाद से हो रही है इस तरह की बातें। तो जी, तो मेरा सवाल ये है कि चाहे कोई भी दल हो, जब संसद में कोई बात उठे तो सब एक स्वर में क्यों नहीं बात करते हैं? बिल्कुल सैल जी, इस पे थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, अभी आपके पैनल में तमाम विद्वान लोग हैं, सेना के अधिकारी हैं, और अपनी बातों को रखा। देखिए, 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। चीन की विस्तारवादी नीति रही है, और आपने सही कहा कि वो भारत के आजाद होने के पहले नहीं, जो ब्रिटिश इंडिया था तब से वो जिन क्षेत्रों को क्लेम करता था कि ये चीन के क्षेत्र में है, वो लगातार आज भी उस पर वो कायम रहता है। चाहे वो लद्दाख की बात कर लें, चाहे हम तिब्बत की बात कर लें, चाहे सिक्किम के हिस्से की बात कर लें, वो लगातार चलता रहा। हमने बात इसलिए कही कि ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ा मंदिर है वो हमारी संसद है। उस संसद में अगर इस देश के पक्ष को चुनने का काम इस देश की जनता करती है, जहां से प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो इस देश के विपक्ष को चुनने का भी काम इस देश की जनता करती है। तो सवाल यहां पे है कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन चले कैसे, हमने उस बात पे कही थी। दूसरी तरफ हम थोड़ा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जब से ये सरकार आई 2018 में, इसी अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं माननीय तापिर गाओ, 2018 में वो संसद में बयान दे रहे थे कि चीन के सैनिकों का हस्तक्षेप 18 किलोमीटर से ज्यादा भीतर हमारे अरुणाचल में हो चुका है। ये तापिर गाओ का बयान है, ये भाजपा के सांसद हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, 2019 में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपति नाइक साहब का नवंबर 2019 में संसद में बयान है कि 2016 से लेकर 2018 तक चीन ने 1025 बार घुसपैठ करने का काम किया। अब मेरा यह सवाल है कि संसद में अगर इस तरह की बातें चलती हैं, आती हैं, तो क्या विपक्ष वहां मौन रहे, विपक्ष बोले ना? तो इन सब चीजों को लेकर अगर संसद में बात होती है, क्योंकि मैंने पहले कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि देश से बड़ा कोई दल नहीं है, और हम देश के मामले पे, सेना के मामले पे हम एक होकर के बात करना चाहते हैं। लेकिन बात को डाइवर्ट कौन करता है? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उसको डाइवर्ट करते हैं। तो क्या अमित शाह जी तापिर गांव के भी बयान को डाइवर्ट कर सकते हैं, या अपनी ही सरकार में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक साहब के बयान को डाइवर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अभी आपने कहा, देखिए हमारे सैनिकों पे, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकारें जिसकी रही हो, लेकिन हमारी सेना पे हमेशा गर्व और अभिमान रहा है। ये वही हमारी भारतीय सेना है जब आयरन लेडी के नाम से मशहूर श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, जब सिक्किम में चीन के सैनिकों ने आक्रमण किया था नाथुला पास के पास, तो हमारे 150 से कुछ ज्यादा सैनिक हलाक हुए थे, शहीद हुए थे। और हमारे उन सैनिकों ने, जहां सैनिक हमारे कम थे, 700 से ज्यादा सैनिकों को वहां पे मारने का काम किया और वहां उनसे खदेड़ने का काम किया। तो लगातार भारत के सैनिक 1962 से लेकर के, संसाधनों की कमी रही हो तो भी लेकर के आज तक, यानी 10 दिसंबर 2022 तक, वो कभी भी हर मोर्चे पे सफल रहे। लेकिन देश की सरकार जब विपक्ष को लेकर के साथ देश हित में बात करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कहीं उससे पीछे हटेगी। लेकिन जब आपसे बात देश हित में की जाए, सेना हित में की जाए, तो आप इशू को डाइवर्ट क्यों करते हैं? इस पे विरोध है। जी बिल्कुल, मैं शरद शरण जी का रुख करूंगा। शरद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने थोड़ा सा कुछ कहीं कन्फ्यूजन हुआ था। उनको लगा कि मैंने बोला है कि चीन के साथ वर्तमान में जो संबंध हैं सबसे खराब है। मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि बाकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में चीन के साथ भारत के संबंध हमेशा खराब रहे हैं।
और किसी भी देश के साथ जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ पे संबंध का उतार चढ़ाव हर महीने और हर साल होता रहता है। तो मैंने उस तरह से कोई नहीं कहा था जी। लेकिन मैं इसमें क्योंकि ये मेंशन किया है तो मैं 2-3 पॉइंट यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। लगातार इस डिबेट पे ये बात हो रही है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ऐसे गंभीर विषयों पे नहीं करना चाहिए। सब लोग इससे सहमत भी हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो मैं उसमें देखता हूँ कि कमी है जी। लगातार हम लोग बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए और लगातार इसी पैनल पे हमले हो रहे हैं। मैं कुछ कड़वी सच्चाइयाँ आपके पैनल के ऊपर इस बात पे रखना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा है, इस देश में 1947 से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं, लेकिन कुछ सालों के अंदर एक घटना हुई थी, मैं बहुत जेनरिक सेंस में बोलूँगा ताकि आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा मैं ना बनूँ। कम से कम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने लगातार पूरे देश में ये फैलाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक अब हुआ है क्योंकि भारतीय सेना को अब पहली बार आज़ादी के बाद इस काम को करने की परमिशन मिली। उसका एग्जाम्पल बांग्लादेश है, मैं पहले बता चुका हूँ। यही भारतीय सेना एक नया देश, आज़ाद देश इस देश को दे चुकी है, तो इस तरीके की गलत खबरी ना करें। दूसरी बात, इसी देश के एक पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने पुलवामा की घटना के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, अपनी रैलियों से जाके हर जगह माइक से ये अपील किया था कि जब आप वोट डालने जाएं तो पुलवामा याद रखें। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सेना का जवान मरे, सेना का जवान शहीद हो, देश के लिए लड़े और उनके परिवारों का देखभाल करने के बजाय किसी राजनीतिक दल के नेता माइक पे जाकर के ये क्लेम करें कि ये स्ट्राइक मैंने की थी, ये घटना मैंने की थी, वोट हमें दीजिए। इतना ज़्यादा स्तर नीचे गिरने से ही ये दिक्कतें आती हैं कि दूसरे राजनीतिक दल भी बाध्य हो जाते हैं और आखिरी में भुगतता है सैनिक। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान एक नेता है एक पर्टिकुलर पार्टी के मनोज तिवारी जी, बुलेट मोटरसाइकिल ऑलिव ग्रीन कलर पे, और ऑलिव ग्रीन कलर यानी हरा कलर जो सेना की वर्दी है उसके कलर का हेलमेट लगा के गली गली मोटरसाइकिल रैलियां निकाल रहे थे और पुलवामा के नाम पे और भारतीय सेना के नाम पे वोट मांग रहे थे। मुझे लगता है इतने निम्न स्तर तक अगर कोई राजनीतिक दल जाएगा तो स्वाभाविक है, जो राजनीतिक दलों का काम करने का तरीका है कि बाकी दल उसी में उतर आएंगे। तो हमें लगातार ये सीना ठोक के ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो ये किया। मैं लगातार कहता आ रहा हूं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, लेकिन जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज 10, 20, 50 साल के परिप्रेक्ष्य में बनती हैं। कृपया उसका मर्म बना के रखें। आप लगातार दावा कर रहे हैं कि हमने हथियार दी, सड़कें दी, 20 साल से काम चल रहा है, सब जानते हैं, जितने लर्नर लोग जानते हैं। समय की कमी आपने फौजियों को अग्निवीर बनाया है, उस पे बात करिए। आप दावा करिए कि आपने फौजियों को अग्निवीर बनाया है। चलिए मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं संजय चौधरी से। संजय जी ये बताइए, एक छोटा सा रिएक्शन, समय की कमी है, मुझे कर्नल आदित्य प्रताप सिंह और मेजर जनरल एसबी सिंह साहब के पास भी जाना है। एक छोटा सा रिएक्शन, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता था कि शरण साहब हैं तो सैन्य के अधिकारी, बहुत बेहतर होता तो कुछ डिप्लोमेटिक बोलते, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकली ये स्पीच दे रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसने बनाया, क्या इन्होंने उसकी चर्चा की? पॉइंट वाइज काटिए, ब्यूरोक्रेसी से हटाकर। मैं कह रहा हूं मेरे पॉइंट्स को आप काटिए ना, आप मेरे पॉइंट्स को काटिए, फैक्ट वाइज काटिए। मैंने पॉइंट वाइज दिया है, फैक्ट वाइज कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अगर रोड को ऑल वेदर रोड बनाकर हम उस बॉर्डर तक पहुंचने की बात करते हैं, इसके पहले क्यों नहीं हो सकता था? आपके नेता ने पुलवामा के नाम पे रैलियों में वोट मांगा है कि नहीं, इस पे जवाब दीजिए आप। 14 साल लग जाते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, जिस तरह से मत बनाइए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा यह है कि हमारे सैनिकों ने बहुत शानदार काम किया है और चीन को किस तरह का जवाब दिया जाना चाहिए। कर्नल आदित्य प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास जाऊंगा। कर्नल साहब ये बताइए कि हिंदुस्तान में हर जगह राजनीति होती है, आप किसी भी मुद्दे को उठाएंगे उस पर राजनीति जरूर होगी, ये अलग बात है। अब भारत जिस तरह की तैयारी कर रहा है, 15-16 दिसंबर को जो एयरफोर्स है वो भी अपना एक्सरसाइज करेगी अरुणाचल प्रदेश में, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो आपको लगता है कि ज़मीन से लेकर हवा तक जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है उसके बाद चीन थोड़ा सा प्रेशर में आएगा और ये जो जिस तरह की घटनाएं करते हैं, जिस तरह से तवांग में घटना हुई, गलवान में हुई, डोकलाम में हुई, उसमें हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, चाहे एक ही सैनिक शहीद हो जाए वो हमारी बहुत बड़ी क्षति होती है। इस वजह से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हिम्मत ही ना करे कि वो एक कदम आगे बढ़ा पाए। जी,
जब तक हमारा जो अभी बार बार कहा जाता है कि हम और आक्रामक बने भविष्य में, लेकिन काफ़ी आक्रामकता जब हम जियो स्ट्रैटेजिक उसमें सोचते हैं कि जब हम बड़े सामरिक स्तर पर जाकर सोचते हैं तो क्या हम टैक्टिकली हर जो उनके जितने घुसपैठ हो रही हैं, जितनी झड़पें हमारी बॉर्डर पे हो रही हैं, उसका जो जवाब है, क्योंकि चाइना, मैंने पहले भी कहा था कि आपकी राष्ट्र की छवि खराब करने के लिए वह इस प्रकार की घुसपैठ करता रहेगा। उस पर मतलब हम इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल है जब तक कि हम बहुत शक्तिशाली ना हो जाए। आज कि यह आपको मानना पड़ेगा कि चाइना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सैन्य रूप से भी उन्होंने काफ़ी विकास किया है और बॉर्डर पे उनका बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, जब भी हमने कुछ भी वहाँ पे, अभी हमसे पहले एक वक्ता के द्वारा कहा गया था कि जब हम जैसे ही अभी अरुणाचल में ईटानगर का एयरपोर्ट बना, या इसी प्रकार से जब हम वहाँ लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, चाहे वह एयरफोर्स के लिए हो या आर्मी के लिए हो या हमारे जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तब चाइना उसी समय कुछ ना कुछ जरूर इस प्रकार की घुसपैठ या अपने जो भी वह उसके क्लेम रहे हैं पुराने लद्दाख से लेके आपके नेपाल क्षेत्र तक, वो यहाँ वह करता है। तो इसको, इन घटनाओं को रोकने के लिए जो हमारा सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाना तो महत्वपूर्ण है ही, और उस दिशा में काफ़ी कदम जो हम अभी भारत सरकार करती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मतलब हम लोग खाली जो अभी थोड़े बहुत अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि चाइना अगर आप देखें तो वह कई आयामों में युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। आज वह खाली लैंड, वाटर और सी से निकलकर जो उसके तमाम स्पेस और साइबर वॉर, अगर आप अभी हाल की घटना देखें, मैं इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो एम्स में हुआ है या हमारे तमाम जो ग्रिड फेल हुए, वह सब चाइनीज़ साइबर अटैक था। उसके साथ साथ अभी चाइना आपका जो उसके स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसने जो तमाम मिसाइल, अरे आपके वो ऐसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने के लिए तक उसने जो एक हथियार बना लिए, उनके सबके उस क्षेत्र में हमको विकास करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें भी मेरा कोई वो संदेह नहीं है कि अभी सरकार ने पिछले कई जो हमारी निरंतर इसरो के द्वारा या DRDO के द्वारा तमाम खोज चल रही हैं, तमाम हमने उसमें विकास किया और आगे करते रहेंगे। जी बिल्कुल। मैं मेजर जनरल साहब का रुख करूंगा। सिंह साहब, ये बताइए कि एक सवाल था मेरा, पहले भी था, वो अधूरा रह गया, उस समय बातचीत मेरे ख्याल से आप तक सवाल नहीं पहुंच पाया था। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे पर चाइना क्या घिरता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, अमेरिका ने जिस तरह का रिएक्शंस दिया है। जी समझ गया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सोचने की बात यह है कि हर देश अपने इंटरेस्ट की बात सोचता है। आज चाइना को घेरने की जो बात हम सोच रहे हैं, थोड़ा कंफर्टेबल फीलिंग आती है, लेकिन आप देखें तो अमेरिका भी खुलकर उनका विरोध नहीं करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट क्या आया कि वो बहुत खुश हैं कि हिंदुस्तान ने पहल की और दोनों देशों ने बहुत जल्दी डिसएंगेजमेंट कर लिया। इसका निष्कर्ष मैं ये निकालता हूं कि कोई भी जो देश है वो नहीं चाहता है कि कोई बहुत बड़ा संघर्ष वैश्विक स्तर पे शुरू हो जाए, जिसके चलते कि कोई आर्थिक व्यवस्था या जो चेन ऑफ सप्लाई है उसमें डिसरप्शन हो। जी, जब तक किसी देश को कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक वो खुलकर वैश्विक मुद्दों पे आपके साथ खड़ा नहीं होगा। चीन जो कर रहा है ये एक संघर्ष वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने की है, और उसमें उसे दिखता है कि क्षेत्रीय नेतृत्व में भी भारत उसके रास्ते में एक रोड़ा है। हम लोगों ने क्वाड ज्वाइन किया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ। इसका संदेश चीन को मिल चुका है कि हम अपने बॉर्डर से हटकर भी जाकर उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे।
जी बिल्कुल। साउथ चाइना सी हो या मलाक्का स्ट्रेट हो या हिंद महासागर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय चौधरी जी आपका शुक्रिया, संजीव सिंह जी आपका शुक्रिया, और शरण साहब, कर्नल शरण आपका शुक्रिया, और कर्नल सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से चाइना को घेरने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आएगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति सबके अंदर होनी चाहिए कि अगर देश की तरफ कोई आंख भी उठाकर देखे तो सब लोग एकजुट होकर एक तरीके से जवाब दें। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम इन मुद्दों को किस तरह से लेके जाते हैं और इंटरनेशनल मुद्दे बनाते हैं, और उसके बाद अगर हम इंटरनेशनली एक जनमत इकट्ठा कर सकते हैं तो ऐसे में चाइना प्रेशर में आएगा, क्योंकि चाइना की अभी इंटरनल जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, और इसी वजह से जो जिनपिंग हैं वो परेशान हैं और किसी तरह से बार बार ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई अपने सैनिकों द्वारा करा रहे हैं। लेकिन इन सब में जो भारतीय जवान हैं, भारतीय सैनिक हैं, वो लोग ऊंची पहाड़ियों और ठंड में जिस तरह का जवाब देते हैं वो काबिले तारीफ़ है। वो एक पूरे हिंदुस्तान का, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा कर देता है, इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है। और आखिरी बात, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तान की सेना वही रहेगी। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सेना की हौसला अफजाई करनी है, और जब वो दुश्मन को ऐसे दूर तक खदेड़े तो और ज़बरदस्त तरीके से उसको सैल्यूट करना है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।